प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर यानी प्रमुख राजनीतिक विचारक, जिसमें प्लेटो से मार्क्स तक के विचारकों का विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राज्य का संगठन अर्थात नागरिकता। अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार राजनीति के तीसरे सार्थक यानी बुक्स में प्रस्तुत किए हैं। उसने राज्य को नागरिकों का एक समुदाय कहा है और इसके साथ ही यह बताया है कि किन व्यक्तियों को नागरिक माना जाना चाहिए, अर्थात किन को नागरिकता दी जानी चाहिए और क्यों दी जानी चाहिए और इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए और नागरिक के प्रमुख कार्य क्या हैं। यह संपूर्ण विवरण उनके युग के यूनान की संवैधानिक शासन प्रणालियों से प्रभावित है और इसलिए यह विवरण आधुनिक युग में प्रचलित नागरिक संबंधी विचारों से मेल नहीं खाता। नागरिकता की परिभाषा। अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचारों को नकारात्मक रूप से प्रारंभ किया है, अर्थात उसने सर्वप्रथम यह बताया कि किस श्रेणी के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते और उसके बाद उसने लोकतंत्र शासन के संदर्भ में नागरिकता की परिभाषा दी है। अरस्तु बताता है कि केवल राज्य में निवास के कारण अथवा किसी नागरिक की संतान होने के कारण अथवा कुछ कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार अरस्तु ने निवास, वंश, कानूनी अधिकारों को नागरिकता का आधार नहीं माना। ठीक है बच्चों, यानी अरस्तु ने यह बताया है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य में निवास कर ले तो उसके आधार पर किसी नागरिक की संतान होता है तो उसके आधार पर जैसे आजकल में उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है और कोई कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेने पर नागरिक बन जाता है। तो अरस्तु ने इन सबको नागरिक की श्रेणी में नहीं माना। उन्होंने नागरिकता से यानी अपनी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के न्यायिक प्रशासन के कार्य में भाग ले। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल उस व्यक्ति को ही हम नागरिक नहीं कह सकते जो इन सब कार्यों को करे। अर्थात अरस्तु ने अपनी नागरिकता की परिभाषा देते हुए कहा, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के न्यायिक प्रशासन के कार्य में लगा हुआ हो अथवा राज्यसभा के सदस्य के रूप में विधि निर्माण के कार्य में भाग लेता हो अथवा इन दोनों कार्यों में लगा हुआ हो। अरस्तु की परिभाषा का उल्लेख कर उसकी निम्नलिखित परिभाषाएं अर्थात निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। वह ऐसे व्यक्ति को नागरिक मानता है बच्चों जो प्रशासन के कार्य में लगा होता है, जैसे बेरोजगार वगैरह, इनको वो नागरिक नहीं मानता, अथवा जो सभा के सदस्य के रूप में विधि निर्माण अर्थात कानून निर्माण के कार्य में लगा हुआ हो अथवा इन दोनों ही कार्यों में लगा हुआ हो, उस व्यक्ति को वह नागरिक मानता है और उसकी निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। नागरिक केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो न्यायिक प्रशासन अथवा विधि निर्माण के कार्य में अथवा इन दोनों ही कार्यों में सक्रिय भाग लेता हो। उपरोक्त दोनों ही कार्य राज्य की प्रभुसत्ता के अनिवार्य कार्य हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि राज्य की प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रिय भागीदारी रखने वाला व्यक्ति ही नागरिक होता है। तीसरा है बच्चों, अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा तत्कालीन यूनान की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रसंग में प्रस्तुत की है। तो कुल मिला के वर्तमान राज्यों के लिए यह उपयुक्त नहीं ठहरती। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं। सीमित नागरिकता का पक्षधर। अरस्तु राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। वह केवल उन व्यक्तियों को नागरिकता देने का समर्थक है जो उसकी दृष्टि में नागरिक कार्यों में करने में समर्थ हो। वह नागरिकता को राज्य के गौरव में भागीदारी मानता है। अरस्तु का कथन है कि नागरिकता का अर्थ
राजनीतिक अधिकार और कर्तव्यों से है। सेकंड है, नागरिकता की प्रकृति संविधान की प्रकृति के अनुरूप है, यानी नागरिकता की प्रकृति संविधान की प्रकृति पर निर्भर है। अरस्तू ने नागरिकता की जो परिभाषा दी है वह उसके लोकतांत्रिक राज्य के संदर्भ में है। उसका मत है कि विभिन्न प्रकार के संविधानों के संदर्भ में नागरिकता के गुण व योग्यताएं भिन्न होती हैं, अतः सभी संविधानों के प्रसंग में नागरिकता की एक सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार प्रजातंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र आदि में नागरिकता के लिए जो गुण व योग्यताएं स्वीकारी जाएंगी वे परस्पर विभिन्न होंगी। सभी संविधान अपनी आवश्यकता अनुसार ही नागरिकता का अधिकार देना चाहते हैं। तीसरा है बच्चों, नागरिकता के लिए योग्यताएं। अरस्तू के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक सेवाएं निम्न प्रकार हैं। उसने शासन कार्य की योग्यता के साथ ही शासित होने का गुण भी होना चाहिए, अर्थात वह शासक और शासित दोनों ही होने चाहिए। नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है। व्यक्तिगत संपत्ति होने पर ही वह इतना अवकाश प्राप्त करता है कि राजकार्य में निष्ठापूर्वक भाग ले सके। इसके अलावा निजी संपत्ति होने पर व्यक्ति की राज्य की सुव्यवस्था एवं रक्षा में भी रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि राज्य का नाश होने पर उसकी स्वयं की संपत्ति का भी नाश हो जाता है। तो बच्चों, अरस्तू ने यह बताया है कि केवल संपत्तिशाली व्यक्तियों को ही नागरिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह ये कहता है कि संपत्तिशाली व्यक्ति होगा तो उसको राज्य के कार्यों में रुचि लेने में अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि वह अन्य जो जीवन के और बहुत सारे कार्य हैं उनसे मुक्त होकर स्वच्छंद रहकर उसके पास संपत्ति है तो वह राजकार्य में भाग ले सकता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि वह राज्य की रक्षा भी करने में ज़्यादा रुचि दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि राज्य यदि नष्ट हो जाएगा तो उसकी संपत्ति का भी वहीं नष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए वह ऐसे व्यक्तियों को नागरिक बनाना चाहता है जो संपत्ति रखता हो। नेक्स्ट है बच्चों, नागरिक होने के लिए नैतिक व बौद्धिक योग्यताएं भी होनी चाहिए, अर्थात उसे सद्गुणी होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, जिसकी राज्य के कार्यों में रुचि हो उन्हें ही नागरिक बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, नागरिकता के लिए अयोग्यता, अर्थात कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। अरस्तू ने निम्नलिखित व्यक्तियों को नागरिकता के योग्य नहीं माना है। पहला है, दास वर्ग के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि वे सजीव संपत्ति का हिस्सा नहीं होता या सजीव संपत्ति की श्रेणी में नहीं आते। बच्चों, अरस्तू ने निर्जीव और सजीव दो प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया है, तो उन्होंने दास को एक निर्जीव संपत्ति माना है, वह दास को सजीव संपत्ति नहीं मानता। दूसरा, संपत्ति के उत्पादन के अप्राकृतिक साधनों को अपनाने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, जैसे व्यापारी या सूदखोर जो होते हैं, जो ब्याज पे पैसे वगैरह देते हैं, अनैतिक संपत्ति का अर्जन करते हैं, यानी ब्याज के द्वारा, सूदखोरी के द्वारा अनैतिक संपत्ति का अर्जन करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जाता। तीसरा है, श्रमिक, कारीगर, शिल्पी आदि नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि वे धन व शिक्षा की दृष्टि से हीन होते हैं और उनके पास अवकाश नहीं होता है। शारीरिक श्रम उनके दृष्टिकोण को अनुदार बना देता है और उसमें सद्गुण का विकास नहीं हो सकता। तो ये बताता है बच्चों कि अरस्तू ने कारीगर है और शिल्पी है, कारीगर हैं, इनको नागरिक नहीं मानता, क्योंकि उनके पास अवकाश अर्थात रेस्ट नहीं मिलता। जैसे एक दास ही अच्छे नागरिक को मतलब रेस्ट प्रदान करता है तो इससे दोनों का भला होता है। तो कहता है ये कारीगर तो खुद ही एक प्रकार से रेस्ट नहीं ले पाते हैं और इनका काम करते करते ये शारीरिक दृष्टिकोण से भी अनुदार हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को वह नागरिक नहीं मानता। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसे व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकते जिनके माँ बाप किसी अन्य राज्य में रहते हों और उनका जन्म भी विदेश में हुआ। ठीक है बच्चों,
यानी विदेश में जन्म लेने वाले या दूसरे राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानता है। राज्य से निकाले गए अथवा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकता, यानी जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है उसको नागरिक नहीं मानता। राज्य में रहने वाले किसी विदेशी को भी नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे संधि द्वारा न्याय प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी नागरिक की संतान होने से भी नागरिकता नहीं मिल सकती जब तक कि वह नागरिक कार्यों को करने की योग्यता नहीं रखता हो। यानी आजकल जैसे माँ के बाद बाप के बाद बेटा, उसको बेटे के बाद फिर बेटा, तो उनको नागरिकता मिलती रहती है, जन्मजाति होती है। अपने यहाँ भारत में देखते हैं कि नागरिकता जन्मजाति ही दे दी जाती है, लेकिन अरस्तु ने इस प्रकार उनको नहीं दी गई है। यानी ज़रूरी नहीं है कि उसका फादर उस राज्य का निवासी था तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसको नागरिकता तभी मिलेगी जबकि वह राजकीय कार्यों में यानी नागरिक कार्यों को करने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है बच्चों, स्त्री व बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि वे बौद्धिक दृष्टि से शक्तिहीन होते हैं या बौद्धिक शक्ति से हीन होते हैं। यानी कमज़ोर बच्चों को और महिलाओं को उसने कमज़ोर वर्ग में माना है, इसलिए उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है बच्चों, वृद्धों को भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे अपने शारीरिक दृष्टि से हीन होते हैं। शारीरिक दृष्टि से हीन होने के कारण वह राजकीय कार्यों को सक्रिय भागीदारी से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु ने यूनानी राज्यों को ध्यान में रखकर अपनी नागरिकता संबंधी धारणा को प्रस्तुत किया है, जो आधुनिक नागरिकता की धारणा से बिल्कुल भिन्न है। तो आज का नागरिकता का टॉपिक बेटा यहीं थोड़ा सा विराम देते हैं। नेक्स्ट, नागरिकता यानी अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा की सीमाएं अर्थात उसकी आलोचनाएं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।